बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, खौफ खुदा एक ऐसा चराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नज़र आती है। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। कल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का अहम दौरा कोयटा, उस पर बातचीत की जाएगी। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में बराबर शरीक न हो, जबकि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और वज़ीर आला पंजाब ने सोलर सिस्टम के हवाले से एक अहम जो है कल फैसला जो किया, उस इजलास किया, उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज़ बशीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सर, जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, कोयटा की बात करते हैं, तो बड़ा ही अहम है, और कल का जो दौरा था वो प्राइम मिनिस्टर का, वो बड़ा ही अहम था। जिस तरीके से उन्होंने ट्यूबवेल के हवाले से बात की, वहाँ के मसाइल को हल करवाने के हवाले से यकीन दहानी जो है वो करवाई गई है, उस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें उमर, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब बलूचिस्तान का दौरा करता है तो वो दौरा इस हवाले से अहमियत का हामिल होता है कि बलूचिस्तान के हवाले से एक परसेप्शन ये है कि वहाँ पर एक एहसास महरूमी है जी, कि वो रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जी, और उसकी अहमियत ये सी पैक के हवाले से उसकी एक अहमियत है। वहाँ पर गवादर की बंदरगाह है और बड़े सारे मंसूबे जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के ताउन से जारी हैं। लेकिन इस विज़िट का ख़ास तल्लुक जो था वो शमसी तवानाई के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पर 28,000 किसानों के लिए ये शमसी तवानाई का मंसूबा, और इसमें तकरीबन 70 अरब की लागत है, जिसमें 50 अरब जो है फेडरल गवर्नमेंट ने 55 अरब के इस मंसूबे की लागत, इसमें 70% जो है ये फेडरल गवर्नमेंट ने देना है और 30% जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने देना है। देखिए, बिजली एक का बहरान जो है एक मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हुकूमतों के लिए, और बिजली जो शमसी तवानाई है ना, ये सबसे कमतर लागत में मुयसर आ रही है। आपने भी बात की पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहबा ने, पंजाब के अंदर भी वो सोलर की तकसीम हो रही है, तो ये शमसी तवानाई के मंसूबे से वहाँ पर 28,000 अगर ट्यूबवेल चलेंगे और वो ट्यूबवेल किसी भी वक्त चलाए जा सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर 28,000 ट्यूबवेल वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर चलेंगे, किसानों को ये फैसिलिटी हासिल होगी, तो यकीनन ये पाकिस्तान की ज़री मईशत के हवाले से भी एक अहम डेवलपमेंट है। और उमर, मैं बलूचिस्तान के हवाले से ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान, अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख पे आप नज़र दौड़ाएं तो बलूचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, बलूचिस्तान से चीफ मिनिस्टर्स भी बने हैं, बलूचिस्तान का इस्लामाबाद में एक रोल रहा है, और तरक्की का ये अमल अगर वक्फे से वहाँ पर जारी रहता तो बलूचिस्तान के अंदर ये पसमानदगी नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ की नौजवान नस्ल में जो एक एहसास कमतरी है वो उसका सद्भाव होना चाहिए था। बलूचिस्तान के लोग दुनिया के अंदर जाके देखें कि वो बड़े बड़े अहम जगहों पे अहम उहदों पे मौजूद हैं, और आप ख़ास तौर पे हमारी जो बलोच नौजवान नस्ल है बहुत ज़हीन है। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जब बलूचिस्तान में गए हैं तो मुझे याद पड़ता है कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत में भी बलूचिस्तान और कोयटा जाया करते थे, कोयटा के अवाम से यकजहती का इजहार करते थे। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, और बलूचिस्तान के अवाम को और बलूचिस्तान के नौजवानों को आप जितना फैसिलिटेट करेंगे, ये दरअसल पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। सलमान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बलूचिस्तान की तरक्की यकीनन पाकिस्तान की तरक्की। और जब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हम बात करते थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं बतौर रिपोर्टर उनको वहाँ पर कवर कर रहा था, तो बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स आए हुए थे तो उनको लाहौर का दौरा, पंजाब का दौरा करवाया गया, और यहाँ पर बलोच स्टूडेंट्स को जो है खुसूसन, जी मैं यही बात करना चाह रहा था कि देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एक कोटा भी मौजूद है, और फिर उन्होंने बलोच स्टूडेंट्स के हवाले से कहा था कि वो आला तालीम के लिए जिस जगह भी जाने चाहेंगे गवर्नमेंट उसे फैसिलिटेट करेगी। देखें, हुकूमतों का बुनियादी तौर पे काम ही ये है, और आज की सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बड़ी ज़हीन है। और शहबाज शरीफ साहब ने, आपको याद होगा कि पंजाब के अंदर दानिश स्कूलों का जो मंसूबा शुरू किया था वो गरीब लोगों के लिए था, जिनके पास वसाइल नहीं थे, उन्होंने गरीब लोगों को आला सहूलतें फराहम की हैं। और अगर आप तरक्की याफ्ता अक़वाम की तारीख देखें तो वहाँ पर बुनियादी जो तरजीह दी जाती है वो तालीम को दी जाती है। और पाकिस्तान के आज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पंजाब की चीफ मिनिस्टर होने की हैसियत से भी बलोच तलबा को यहाँ पर मुमकिन सहूलतें फराहम की हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इस्लामाबाद
बलोचिस्तान के हवाले से संजीदा होगा तो ये पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से बहुत अहम है। अच्छा सर, इसी में एक ऐड कर लें, क्योंकि मुझे याद है मैं उस जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहा हूँ तो उसमें बलोच स्टूडेंट्स ने बड़े सख्त सवालात जो है वो पूछे। उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने बड़े खंदा पेशानी से जो है बड़े ऐसे तरीके से जवाबात दिए कि मैं यहाँ पे पंजाब में परफॉर्म कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ वज़ीर आला पंजाब हूँ। तो जबकि वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं और जिस तरीके से वो कोयटा का दौरा कर रहे हैं, ट्यूबवेल आपने जिस तरह बात की कि जो है वो बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से एक बड़ा सूबा है, तो ये मैं आपको चलो याद करवाता हूँ, आपके यहाँ चूँकि प्रोग्राम हुआ था, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आज से चंद माह पहले मुसलसल वहाँ जाते रहे जब सैलाब की सूरत हाल थी जी, और उससे पहले वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए थे, उनको भी वो सैलाबज़दा इलाकों में लेके गए थे। मैं समझता हूँ जब आप पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, पाकिस्तान की मईशत की बहाली और बेहतरी की बात करते हैं, तो ये तरक्की के मनसूबे चारों सूबों के मनसूबे हैं। सही। बलोचिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं इसे आप इस हवाले से देखें कि आपका दुश्मन बलोचिस्तान को क्यों टारगेट करता रहा। कलभूषण यादव नेटवर्क क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट वो इसलिए अहम था कि उनको ये पता था कि अगर बलोचिस्तान पर इस्लामाबाद ने मुमकिन अपनी तवज्जो दी और वहाँ पर माशी तरक्की का अमल तेज़ हुआ, वहाँ पर एहसास महरूमी का खात्मा हुआ, तो पाकिस्तान पकड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए वहाँ पर उन्होंने अपना एक नेटवर्क दहशतगर्दी का तैयार किया और वो नेटवर्क पकड़ा गया। और आप देखें कि हमारा दुश्मन जो है, वो कहते हैं ना कि खुदा करे कि दुश्मन भी कोई अच्छा हो, उन्होंने वहाँ पर दहशतगर्दी, तखरीबकारी और एक ऐसी सूरत हाल तारी करने की कोशिश की थी कि जी वहाँ पर तरक्की का अमल तेज़ ना हो। और फिर मुझे याद पड़ता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने बलूचिस्तान की बात की थी। हालांकि जब वो बलूचिस्तान की बात कर रहे थे तो मुझे याद पड़ रहा है, मैंने उस दिन ही प्रोग्राम में कहा था कि आप मकबूजा कश्मीर भूल गए कि जहां पर इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर आपने शहीद कर दिए हैं, 10 लाख फौज वहां पर रख कर आप अपना वहां पर तसल्लुत कायम किए हुए हैं। देखें, मैं आखिरी बात इसमें यह कहूँगा कि जो इलाके भी जहाँ पर पसमानदगी है या वहाँ के अवाम के अंदर, नौजवानों के अंदर एहसास महरूमी है, एहसास महरूमी दूर करने के लिए आप जितनी संजीदा कोशिशें करेंगे उतने ही समरात सामने आएंगे। पाकिस्तान ने आगे की तरफ जाना है, पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल को तय करना है, बलूचिस्तान का रोल उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात करें सलमान गनी साहब ने, पाकिस्तान ने इंशाल्लाह आगे ज़रूर जाना है। और जब हम पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं तो फिर बलूचिस्तान की तरक्की परवेज़ बशीर साहब बहुत ज़रूरी है। और इसी अहमियत को जानते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का कल का जो दौरा कोयटा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने देखा कि उन्होंने वहाँ के मसाइल सुने, बाकायदा उनको सिर्फ सुने नहीं बल्कि उनको हल करवाने के लिए इकदामात और कोशिशें भी जो हैं वो उनकी नज़र आई। देखें, उन्होंने सिर्फ दौरे में सिर्फ उनके मसाइल नहीं सुने जी, बल्कि उनकी रहनुमाई भी की है, गाइडेंस भी दी है जी, गाइडलाइन भी दी है। सही। इसलिए कि उन्होंने 2-3 चीज़ों की तरफ फोकस किया। एक तो आजकल जो बिजली का जो बिजली की कीमतें हैं वो तंग कर रही हैं लोगों को, तो उन्होंने उसके हवाले से भी किसानों के झटके लग रहे हैं, तभी ये प्रोग्राम। हाँ, तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो आप जो है ये ट्यूबवेल जो है वो हम सोलर पैनल पे ले हैं जी, तो अभी तो 2 से 4 घंटे तक सिर्फ चलते हैं वो ट्यूबवेल, इसलिए कि इससे ज़्यादा की सकत नहीं है। ठीक, बिल्कुल। वो जिस चीज़ से चल रहे हैं जी, अगर वो सोलर पे आ जाएंगे तो वो 24 घंटे चल सकेंगे जी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और वो देखें जो ट्यूबवेल की तादाद है मेरा ख्याल 28,000 के करीब, 28,000। तो 28,000 जब ट्यूबवेल चलेंगे तो फिर वहाँ की जो ज़राअत है और वो ज़रई सूबा है, वो ज़रई सूबा बन जाएगा जी। अभी नहीं है, अभी तो फल वगैरह तो जाहिर है वहाँ से होते हैं, अभी वहाँ पे गंदम का भी वहाँ पे इस तरह का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा, रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है। तो उन्होंने गाइडलाइन भी दी है और उनको कुछ झंझोड़ा भी है, ठीक, सच्ची बात है। सही। उन्होंने कहा कि हम जो है विफाक जो है एक अच्छी खासी खतीर रकम जो है वो दे रहा है, लेकिन वो जो तरक्की है जो है तरक्की जो है उस लिहाज से वो नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ 500 अरब का जिक्र किया है कि तरक्याती प्रोग्रामों के लिए दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा मसले हैं वहाँ के। एक तो वहाँ पर जो है मुसलसल जो है जो दहशतगर्दी भी का मसला है वहाँ पर, कोई इंतहा पसंदी भी है। भारत वही बात जो सलमान गनी साहब कह रहे थे कि साथ देखें
इसको मैं इस दौरे को मैं 2-3 चीज़ों से जोड़ सकता हूँ जी। एक तो शंघाई ताउन तंजीम है, वहाँ से वापस आए हैं। सही। फिर वहाँ पर जो है जिक्र हुआ है अफ़गानिस्तान का जी, अफ़गानिस्तान का जिक्र हुआ है, और साथ में फिर अज़्म इस्तेकाम एक चल रहा है मामला, फिर उसी के हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है जी, तो जो कि अभी कुछ दिनों बाद होगी। ठीक। तो आप इन चीज़ों को अगर जोड़ेंगे तो फिर नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ पर जो दहशतगर्दी का जो एक अमल हो रहा है, उन्होंने जिक्र किया है उसका कि जो पहाड़ों पे चले गए हैं वो पहाड़ों से वापस आए, वो हमारे यहाँ पर जो वसाइल हैं बलूचिस्तान में बेपनाह वसाइल मौजूद हैं, बिल्कुल, मादनियात हैं, माल सूबा है, सोने के वो ज़खायर हैं, चांदी के ज़खायर हैं, रिकॉर्डिक है वहाँ पे, तो और बेशुमार मादनियात हैं जो अभी दरियाफ्त होने वाली हैं वहाँ पर। दहशतगर्दी की वजह से वहाँ पर पहुँच नहीं सके अभी पूरी तरह। वहाँ पे सलमान गनी साहब भी हमारे साथ थे जब आवारान हम गए थे ज़लज़ले में, जब मैं भी गया हूं, आप भी थे, शहबाज शरीफ जब उस वक्त थे तो वो लेके गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी मदद की वहाँ पर जदगान की, बिल्कुल ऐसा। तो मेरा ख्याल है कि फिर उन्होंने IMF का वज़ीर आला पंजाब, आज फिर जो कल उन्होंने जो जिक्र किया IMF का कि भाई IMF से आपने निजात हासिल करनी है, इसलिए कि IMF हमें बहुत तंग कर रहा है। IMF जो है, जो कीमतें जो है ना वो कम नहीं हो रही, और हम उसमें जो ये जो बजट बना है ये IMF के तहत बन रहा है। तो उन्होंने फिर एक दफ़ा बल्कि वाज़े तौर पे पहली दफ़ा कहा है कि अगर 3 साल में IMF से हमने निजात हासिल नहीं की तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है, ये उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया। तो आप देखें कि अगर IMF से अगर आप निजात हासिल नहीं करते तो फिर उन्होंने जिक्र किया कि भाई आपकी ये जो तरक्की है ये आपके हाथों में है, आपने तरक्की में हाथ बटाना है, हम पूरी तरह तैयार हैं, विफाक जो है पूरी तरह तैयार है, आप जो है वो तरक्की के लिए दहशतगर्दी भी ख़त्म करें। दहशतगर्दी जो है वहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है। तो अब ये दहशतगर्दी कहाँ से हो रही है, ये उन्होंने जिक्र कर दिया शंघाई तंजीम, ताउन तंजीम में कि कहाँ से आ रही है, और उन्होंने तंबीह की है, एक किस्म की वार्निंग दी है अफगानिस्तान को, ठीक, कि भाई ये वहाँ से देखिए ना, अब एक लंबी सरहद है जो खैबर पख्तूनख्वा से भी लगती है और एक बलूचिस्तान से भी लगती है। तो वहाँ से अगर ये काम ना किया गया, ख़त्म ना किया गया, तो फिर तरक्की में रुकावट आती रहेगी। फिर हमें दूसरे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मेरा ख्याल उनको ये भी ज़रूरत पड़ी है इस वक्त कि ऑल पार्टी ये जो तहरीक इस्तेकाम है, कुछ लोग इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। अज़्म इस्तेकाम जो है उसकी कुछ मुखालफत भी हो रही है, तो उन्होंने ब्रीफ भी करना था इस बारे में कि भाई इसकी मुखालफत करके आप पाकिस्तान का जो इस्तेकाम है उसको दाव पे लगा रहे हैं, तो इसको ख़त्म किया जाए। अभी सलमान गनी साहब ने दानिश स्कूल का जिक्र किया, अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि दानिश स्कूल का एक बच्चा जो है आज मैट्रिक में जो कल रिजल्ट आने वाला है उसमें फर्स्ट आया है आज, तो वो दानिश स्कूल जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके इलाके का कृष्ण नगर का जो तंदूर पे रोटियां लगाता था मोहसिन, ये कल पता लगेगा कि वो जो दानिश स्कूल का जो फर्स्ट आया है वो क्या करता है। तो ऐसे बच्चे वहाँ पर जो इतने बासलाहियत और ज़हीन जो बच्चे हैं वो जो हैं वो उसके अंदर जो है वो पढ़ के आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और ये जो जिक्र आप लोगों ने अभी किया कि ये जो देखिए कितनी वो अहमियत देते थे ये बलूचिस्तान के तलबा तालबात को, यहाँ बुलाते थे, उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखते थे, बताते थे, उनसे तकरीरें करवाते थे कि आप तकरीरें करें। देखिए इतनी हिम्मत की बात है कि उनके जज्बात जो हैं वो चाहे कोई और हैं, लेकिन यहाँ आके उनके जज्बात बिल्कुल बदल जाते थे, बिल्कुल बदल जाते थे। स्टूडेंट्स कर रहे होते थे और वो सुनते थे और उन्हें दलाइल से जो है वो कायल करते थे कि हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, सलमान गनी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का।
वेलकम बैक। सलमान गनी साहब, हम एक तो बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से जहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, वहीं पर दहशत गर्दी के मुखात्मे के लिए जो हुकूमत इकदाम कर रही है उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए उमर, दरअसल इस वक्त हुकूमत की एक बड़ी तरजीह जो है वो पाकिस्तान के अंदर माशी बहाली और तरक्की का अमल है। और इस वक्त जब अज़्म इस्तेहकाम की बात की जा रही है तो इस तनाज़र में की जा रही है कि जब मशरिक़ वस्ता के बाज़ ममालिक और ख़ास तौर पर चीन जैसा दोस्त एक तरफ जहाँ पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहा है, वहाँ पर सिक्योरिटी ख़दशात का जिक्र भी कर रहा है, तो लिहाजा उन सिक्योरिटी ख़दशात को दूर करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की बात की गई है। और अच्छी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर अपोजिशन को ये दावत दी कि आपकी अगर कोई मुश्किलात हैं या मामलात हैं उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। और फिर चीन के विज़िट के बाद उन्होंने पाकिस्तान की सारी क़यादत को एतमाद में लिया और एतमाद में लेने के बाद ही ये फैसला हुआ है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से या दहशत गर्दी के सद्देबाब के हवाले से किसी पार्टी का नुक्ता नज़र इससे अलग हो। दहशत गर्दी के ख़ात्मे के हवाले से पोलिटिकल पार्टीज़ का एक कंसेंसस मौजूद है। अलबत्ता यह है कि बाज़ और पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसमें उनका यकीनन कोई इतराज़ हो। जब आप बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं तो ये वो दो सूबे हैं जो इस वक्त दहशत गर्दी के असरात हैं। और क्यों हैं? माजी की हुकूमत ने स्टेट को एतमाद में लेने की बजाय, स्टेट के इदारों को एतमाद में लेने की बजाय TTP को वापस लाकर यहाँ पर बसाने की बात की और ये अमल तब शुरू हुआ है। देखिए, इससे पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने वो जो दहशत गर्दी की आलमी जंग थी उस जिन को बोतल में बंद करके दिखाया और दुनिया भर में पाकिस्तान के इस अमल की, पाकिस्तान की फ़ौज को तहसीन का इजहार किया गया। ये अमल कब शुरू हुआ? ये अमल उस वक्त शुरू हुआ जब माजी के अंदर उस हुकूमत ने TTP के लोगों को कहा जी कि वो वापस आ जाए, अपने इलाकों में उसे बसाना है। उसी वक्त रिजर्वेशन का इजहार हुआ था और ये इजहार हुआ था कि आप मुज़ाकरात ज़रूर करें लेकिन मुज़ाकरात आईने पाकिस्तान के दायरे में होंगे। जब आप बिला सोचे समझे इस तरह के इक़दाम करते हैं तो फिर उसके मुज़र असरात होते हैं। आज दो चीज़ें चल रही हैं, एक तो आपने दहशत गर्दी का सद्देबाब करना है, इसकी जड़ें काटनी है, इस जिन को काबू करना है। और जब आप अपनी पाकसर ज़मीन का जो हाउस इन ऑर्डर कर लेंगे फिर पाकिस्तान के अंदर वो हालात साजगार होंगे जिसमें मुआशी इक़दाम और उसके नताइज सामने आएंगे। देखिए, चीन ने इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात की है, मुआहिदात किए, अबूज़हबी ने $10 अरब की बात की है, सऊदी अरब आपके पास आना चाहता है, लेकिन उनको सिक्योरिटी मुहैया। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये कहते नज़र आते हैं कि मैंने जिम्मेदारी ली है। देखिए, वो फ़र्द की हैसियत से, चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से ये बात कर सकते हैं, लेकिन क्या वजह है? देखिए, जब तक आप वो अवामल ख़त्म नहीं करेंगे जिसकी वजह से दहशत गर्दी के रुझानात आम हुए, इसमें सिर्फ दहशत गर्दी नहीं है, इसमें इंतहा पसंदी भी है, इसमें शिद्दत पसंदी भी है। आपको याद होगा कि ABS के वाक़े के बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर हाउस की छत के नीचे पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को इकट्ठा किया था। अस्करी लीडरशिप भी बैठी थी। आपने एक कौमी एक्शन प्लान बनाया, उसमें जो 7 नुकात आपके सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतल्लिका थे, 17 नुकात जो थे वो सूबाई हुकूमतों से। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों भी कहा था कि सूबाई हुकूमतों को अपना बड़ा रोल अदा करना है, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर में आप सिर्फ मगरबी इस सरहद पे ही नहीं लड़ रहे। सही, मैं समझता हूं कि दहशतगर्द जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं तो उनको सहूलतकार हमारे अंदर से मिलते हैं और इन सहूलतकारों का खात्मा करना, इनकी पकड़ करना, इनको गिरफ्त में लाना बुनियादी तौर पे ये सूबाई हुकूमतों की और हमारे लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार अदारों की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि ये जंग सिर्फ फौज ने नहीं लड़नी, कौम ने लड़नी है, कौम के तमाम तबकात ने लड़नी है, मीडिया ने लड़नी है, सिविल सोसाइटी ने लड़नी है, टीचर्स ने लड़नी है, उलमा ने लड़नी है, खवातीन ने लड़नी है। वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियां क्यों कर पूरी नहीं कर पा रहा है? ये एक ख्वाब तो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान के मकासद की तकमील होनी चाहिए, पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल पे पहुंचना चाहिए, लेकिन इसके लिए अपनी कौमी जिम्मेदारियाँ भी अदा करनी होंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है अज़्म इस्तेहकाम के नाम से, और मैं समझता हूँ कि कौम और फौज का जो इत्तेहाद है ये यकीनन नतीजा खेज होगा, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को भी इसमें लीड करना पड़ेगा। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती की फजा तारी नहीं करेंगे, इंतशार और खलफशार का खात्मा नहीं करेंगे, यहाँ यकसुई और संजीदगी मईशत के हवाले से कायम नहीं हो पाएगी। ठीक है, और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि
हमें इस जंग को जो है वो मिलकर लड़ना होगा। तमाम लोग जो भी देख भी रहे हैं, ख़ुसूसन ये उनके लिए भी है कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल पर भी नज़र रखनी होगी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक जो है मुजरिम इस तरीके से पकड़ा गया था कि एक रिक्शे वाला बार बार 2 से तीसरी दफ़ा जब उसने चक्कर लगाया तो खातून ने घर से कि ये क्यों उस गली में बार बार आ रहा है। तो यानी दहशत गर्दी के हवाले से अगर जिस तरह सलमान गनी साहब भी बात करें, सहूलतकारों को पकड़ना असल तो वो लोग हैं कि किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है सर। देखें, अभी आपने देखा होगा कि 3 दिन या 2 दिन हुए हैं शायद, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर दहशतगर्दी के हवाले से वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया गया है। डिजिटल दहशतगर्दी, डिजिटल जो भी दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी के तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। लेकिन ये जो सोशल मीडिया वाली दहशतगर्दी अगर बात करें, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये तो बाकायदा वहां से शुरू होती है, जहन साजी। देखें, वहां से तो शुरू होती है। सही, वो ये तो मुख्तलिफ तरीके हैं, बिल्कुल हैं। सही। तो दहशतगर्दी तो दहशतगर्दी होती है, मैसेज किसी को देना है, किसी को उकसाना है, जहन साजी करनी है, ये तो सारे तरीके हैं। तो इसलिए उन्होंने इसके ऊपर फिक्रमंदी का भी इज़हार किया और कहा कि पूरी सख्ती से निपटा जाएगा दहशतगर्दी के हवाले से। तो ये ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का इन्होंने जिक्र भी किया कि वहाँ पर तो उनको खुश आमदेद कहा गया था बाकायदा तौर पे पीटीआई के दौर में। जी, पीटीआई के दौर में, और उसके बाद से सूरत हाल बिगड़ी है, वरना बहुत हद तक कंट्रोल थी। सही। तो ये अभी जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने इरफान सदीकी साहब से मरी में बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए उनसे कहा कि भाई ये तो काबू में आ गई थी, ये तो ये फिर कहाँ से ये फिर ऐसा माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने उनको मतलब तो ये तो एक हकीकत भी है ना, 2013 में कितनी दहशतगर्दी सारा खत्म हो गया था, और नवाज शरीफ साहब के दौर में ये दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। ये उनका मैसेज जो है, नवाज शरीफ का मैसेज जो है, ये सबके लिए है कि ये दहशतगर्दी क्यों हुई। और मैं तो हैरान होता हूँ उन लोगों के ऊपर जो आज मुखालफत कर रहे हैं कि क्या भाई दहशतगर्दी के खिलाफ है ना ये कार्रवाई। ये तो वैसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अपने आप को दहशतगर्द क्यों समझ रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, या फिर वो ये समझ रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। या इसका दूसरा मतलब तो ये निकलता है कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मेरा तो ख्याल है कि इनको जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी तो उनके पास जवाब कोई नहीं होगा और उनके पास कहने को भी कुछ नहीं होगा। और अक्सर यही देखा गया है, उनके पास सवाल होंगे, उनके पास सवाल जो मर्जी। देखें, वहाँ पर जब भी ये अली अमीन गंडापुर जब आते हैं ऐसे इजलासों में, तो बड़े सेटिस्फाई होके बाहर निकलते हैं और वहाँ पर बड़े सेटिस्फाई होते हैं। तो मेरा ख्याल ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में भी माहौल कोई कुछ इस तरह का ही देखने में आएगा कि भाई कोई मसले नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसकी मुखालफत कर सकेगा अज़्म इस्तेकाम के बारे में। और बात तो ठीक है, ये तो ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ है ना सलमान गनी साहब। मुखालफत वाली तो बात ही कोई नहीं है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो ये बयानात आते हैं तो वो तो उससे तो यही जाहिर होता है कि जैसे वो इससे पहले भी जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी सियासतदान टेबल पे बैठते हैं ना, तो कोई ना कोई हल जरूर निकलता है। जी बिल्कुल, आप और मसला ये है कि डेडलॉक तारी कौन करता है। ये सियासत जो है ये सियासी तर्ज अमल का नाम है। जमहूरियत जो है वो बातचीत का नाम है। लोग बैठते हैं, अपने मसाइल का हल निकालते हैं। दुनिया के अंदर कामयाब जमहूरियतें जो हैं वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर से हल निकाला जाता है। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ पिछले 8-10 साल से पाकिस्तान के अंदर एक डेडलॉक की कैफियत है, और हमारे दरमियान पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक ऐसा अंसर मौजूद है, एक ऐसा माइंडसेट मौजूद है जो किसी से बात ही नहीं करना चाहता। ये किस तरह की जमहूरियत है, ये कैसा सियासी तर्ज अमल है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन उमर मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग मसाइल ज़दा हैं, महंगाई ज़दा हैं। अभी हम बिजली की बात कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल का तदारक कैसे होगा जब पाकिस्तान के अंदर हालात साजगार होंगे, पाकिस्तान आगे की तरफ चलता नज़र आएगा। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान के अंदर ऐसे सरमायाकारी के इम्कानात नहीं है? गैर मुल्की सरमायाकार भी तैयार हैं और मुल्की सरमायाकार भी तैयार है, लेकिन उसके लिए एक साजगार फ़ज़ा की ज़रूरत होती है। वो बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदारी हुकूमत की होती है, हुकूमती इदारों की होती है। और ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं
कि ये जो मुईशत पर सियासत का अमल है इसने मुईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। माजी के अंदर ऐसे नहीं होता था। माजी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती भी थी, झगड़ती भी थी, कुछ इश्यूज़ पे इत्तफाक राय था, जहाँ पर कौमी मफादात होते थे, जहाँ पर दुश्मन की जारियत का अमल होता था, जहाँ पर जो कौमी मफादात सब पे वो इकट्ठे होते थे, बैठते थे, एक लाइन ड्रॉ की जाती थी। ये जो कौम के अंदर तकसीम का अमल जानबूझकर पैदा किया गया है। और अभी जब आप मैं डिजिटल दहशतगर्दी की मैं बात कर रहा था, ये क्या है, ये सबसे खतरनाक अमल है। ये उस दहशतगर्दी से ज्यादा है, इसलिए कि दहशतगर्दी आपके जिस्मों पे असरअंदाज होती है, ये ज़हनों पे असरअंदाज होती है, ज़हनों पे। और आज पाकिस्तान की नौजवान नस्ल जो 60% के करीब है, उनके अंदर नफरत पैदा की गई है, मायूसी पैदा करने की दुनिया की सियासी तारीख आप उठा के देख लें। दुनिया के जिन मुल्कों ने तरक्की की है, दो चीज़ों पे की है। एक तो उन्होंने इन्हिसार किया अपनी नौजवान नस्ल पे, दूसरे उन्होंने अपने फंड्स रखे, ज़्यादा से ज़्यादा बजट रखते थे एजुकेशन पे। एजुकेशन और नौजवानों के किरदार को मिलाकर वो तरक्की की मनाजिल तय करते गए। पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास माइंड सेट को बुरे कार लाकर पाकिस्तान के नौजवानों के अंदर एक नफरत पैदा की गई है, एक दूसरे से तनाव और टकराव पैदा किया गया है। इससे वो जो का जज्बा था वो मुतासर हुआ है। मैं आज भी समझता हूँ कि जो कैफियत तारी है और ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये बात दुरुस्त है। मैं आज आपको बता देता हूँ कि इस पर कंसेंसस होगा, कौमी इस्लामती के हवाले से, पाकिस्तान के मफादात के हवाले से, दहशतगर्दी के अमल के सद्देबाब के हवाले से। लेकिन जब वो एलामिया सामने आएगा तो उस एलामिया की जिम्मेदारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को लेनी पड़ेगी और उसके लिए फजा हमवार करनी पड़ेगी। मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कि सियासी क़यादतें लीड लेती हैं, हमेशा सियासी क़यादतें लोगों के अंदर तहरीक को आम करती हैं, सियासी क़यादतें लोगों के अंदर जज्बा और बलबला पैदा करती हैं, नफरतें पैदा नहीं करती। लिहाजा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब होगी, उसका एलामिया सामने आएगा, तो फिर एक तरफ जहाँ पर दहशतगर्दी का सद्देबाब होगा, दूसरी तरफ जो मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात है वो नतीजा खेज होंगे, उसके लिए फ़ज़ा भी साजगार होगी। फिर जो आपके दोस्त ममालिक हैं आप पर एतमाद करेंगे और फिर आपके अदारों का भी जिम्मेदारी बनेगी कि वो फैसिलिटेट करेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। पाकिस्तान की कौम जो है एक बाशऊर कौम है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल एक ज़हीन नौजवान नस्ल है। हम उसको क्यों बुरेकार नहीं लाते? पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप लोगों को जमा क्यों नहीं करती? भाई सियासत तो जोड़ने का नाम है, तोड़ने का नाम नहीं है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत पैदा की, और एक खतरनाक बात मैं इसकी निशानदेही जरूर करूंगा, आप देखें कि आज भारत आपको टारगेट करता नजर नहीं आ रहा। ये बड़ी गहरी बात है। माजी के अंदर ये नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान को टारगेट करते थे। मेरी एक गैरत ने तो ये गवारा नहीं किया जब मैंने उस शख्स को तकरीर करते हुए सुना। उसने कहा हमें अब पाकिस्तान का इसलिए कोई फिक्र नहीं है कि हमने उनके हाथ में कशकोल पकड़ा दिया। बात यह कि वो पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ को नहीं जानते, अंदर से वो खौफजदा हैं। देखिए बात यह कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की है, अगर किसी को उसकी अहमियत और हैसियत का पता है तो वो सिर्फ इंडिया है। उनको जरूरत नहीं हुई पाकिस्तान पर शबखून मारने की, लेकिन उन्हें यह पता है कि ये जब मुआशी हवाले से कमज़ोर होंगे तो पाकिस्तान के असल मकासद की तकमील नहीं हो सकेगी। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान के एक ख़ास अदारे को टारगेट करते हैं, और वो इसलिए टारगेट करते हैं कि उनको ये पता है कि जब तक हम इस अदारे को कमज़ोर नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान कमज़ोर नहीं होगा। यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ये कौम और फौज का इत्तेहाद जो है एक तरफ मकासद पाकिस्तान की तकमील करेगा, दूसरी तरफ दहशतगर्दी का सद्देबाब होगा, और दहशतगर्दी का सद्देबाब होगा तो पाकिस्तान आगे की तरफ चलेगा। पाकिस्तान ने मुआशी खुद निसारी की मंजिल की तरफ बढ़ना है, और ये सारी कौम का इम्तिहान है कि हम उस इम्तिहान में सरखरू होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं सलमान गनी साहब के हमें भी अपना अपना किरदार अदा करना है। हमें देखना है कि हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का।
वेलकम बैक। परवेज़ बशीर साहब, पंजाब में जो है रोशन घराना प्रोग्राम के तहत सोलर पैनल्स की तकसीम होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के हवाले से बड़ा एक ऐसा इकदाम है, और जब हम बात करते हैं कि बिजली के बिलों के हवाले से बात के लोग जो है वो परेशान भी होते हैं, तो उस तनाजुर में एक बड़ा बेहतरीन जो है वो मनसूबा। 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही थी, तो सबसे पहले मैंने यही पूछा था कि आपको मालूम है कि बिजली के बिलों ने कितना लोगों को तंग किया हुआ है। ठीक। उन्होंने कहा मुझे बखूबी इल्म है, मैं आपसे बहुत बेहतर जानता हूँ कि लोगों के क्या जज्बात है, एहसासात है, मैं उनसे लाइलम नहीं हूँ। ठीक। और उन्होंने कहा कि अभी 200, 300, 400 यूनिट तक को मैं रिलीफ देने के बारे में गौर कर रहा हूँ। ठीक है। 400 यूनिट वालों को। ठीक है। इसलिए कि अभी 200 का अवाम को रिलीफ बिल्कुल देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अब तो खैर पंजाब की जो वजीर आला है, अच्छा मैंने ये भी कहा कि IPPs बहुत तंग करता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अभी बस रहने दें, मैं इसके ऊपर भी गौर कर रहा हूँ। ठीक। और परवेज़ बशीर साहब, शहबाज शरीफ साहब डूअर तो हैं, अवाम के मसाइल को जानते हैं बल्कि हल करने के लिए भी हमेशा कोशिश रहते हैं। क्यों लाइलम नहीं रहते, वो बेखबर नहीं रहते जी। उनको सब पता होता है, जो अगर हम बता रहे होते हैं तो उनको पहले ही पता होता है, वर्किंग कर ली होती है। तो वो जो आप बता रहे हैं पंजाब के बारे में जी, तो वो तो पहले बाजी ले गई। वो 400 के बजाय वो 500 यूनिट पे आ गए वो। और वो देखे ना, इतना बड़ा स्टेप है उनका, इतना इनकलाबी कदम है कि उनको ये भी मालूम है कि इस वक्त सूरत हाल है क्या, बिजली के बिलों के लोग जो हैं बहुत तंग आए हुए हैं जी। तो उन्होंने फौरन उसी वक्त, और अभी गवर्नमेंट में भी मरीम नवाज साहिबा के तकरीबन 4 महीने हैं, ज्यादा अरसा नहीं हुआ, और नहीं, मैं हमें उनके अवाम के रिलीफ के लिए प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इस महीने के बिलों ने तंग ज्यादा किया है, तो उन्होंने फौरन ही एक उम्मीद दिला दी है जी कि आप 500 यूनिट वालों तक को आसान किस्तों पे जो है वो कर्जे मिलेंगे जी। तो सोलर पैनल बहुत बड़ी बात है जी। सोलर पैनल के लिए तो ये तो बहुत बड़ी बात है। उसकी बड़ी बात क्या है, इसलिए कि लोगों को एक सहारा, एक रोशनी की उम्मीद की किरण नजर आ जाती है जी, कि अगर हमारे बिल आज इतने हैं तो कम हो जाएंगे जी। आज इसलिए कि अगर उनके पास कोई भी सहारा ही ना हो, कोई उम्मीद ही कोई ना हो, कोई मंसूबा बंदी कोई ना हो किसी तरफ से, तो ये तो एक बहुत बड़ा मंसूबा उन्होंने पेश किया है। उनके मंसूबे जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ठीक। वो हर 1-1.5 दिन के बाद एक नया ऐसा मंसूबा लेकर काम होता है, वो दिखाई भी देता है। वो मॉनिटरिंग बड़ी ज़बरदस्त करती हैं, और वो बिल्कुल देखे ना, मतलब वैसे छोटे सी मिसाल मैं देता हूँ, ईद उल अज़हा पे जिस तरह मॉनिटरिंग की है, रोटी की कीमत जो है उनका बहुत बड़ा स्टेप है, उसको मानना चाहिए। बिल्कुल। फील्ड हॉस्पिटल हैं, मरियम की दस्तक जी, वो आपने जैसे कहा कि वो नजर भी आता है जी। अब वो तो ऐसे मरहले पे पहुंच गया है कि उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, जॉब्स मिलनी शुरू हो गई हैं। सही। इसके अलावा कि वो उससे फायदे क्या होंगे, जॉब्स की बात कर रहा हूँ जी जी। तो इसके ये बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल है, बहुत सारे फील्ड हॉस्पिटल है, बहुत प्रोजेक्ट्स है, फील्ड प्रोजेक्ट है उनके। वो हर 1-1.5 दिन के बाद एक प्रोजेक्ट आता है, लोग उनको कहते हैं कि आप इतने तवातर के साथ प्रोजेक्ट शुरू करती हैं कि वो पहला वाला तहलील हो जाता है, कहती कोई परवाह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों के काम होने चाहिए। सही। और उन्होंने आज भी यही कहा है कि लोगों को कल की बात है कि लोगों के काम होने चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक है। और सलमान गनी साहब, पंजाब हुकूमत के हवाले से जब हम बात करते हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के हवाले से, तो 50 यूनिट से 500 यूनिट तक के करोड़ों सार्फिन हैं, उनको ये सोलर पैनल्स जो हैं वो मिलेंगे। 90% जो है वो इसका पंजाब हुकूमत अदा करेगी, 10% सारिफ अदा करेगा। एक बड़ा ही अहम जो प्रोजेक्ट भी है, और रिलीफ मिलेगा आवाम को। देखिए उमर, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त आज के वक्त के अंदर बड़ा बहरान, बड़ी परेशानी बिजली के बिल हैं जी। और इस सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पंजाब जब ये बात कह रही है कि वो सोलर पैनल की तकसीम करेंगी, तो अभी जो बात की जा रही थी कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है।
असल चीज़ होती है उसकी मॉनिटरिंग, ठीक, कि ये जो सोलर पैनल की तकसीम का अमल है, अगर ये अगले 1-1.5 माह के अंदर नहीं मुमकिन बन पाता तो यही 2-3 माह है जिसमें लोगों का कुछ उम्र निकल जाएगा। इस वक्त जो बिजली के बिल हैं वो जिनका रूप धार चुके हैं, लोग 15 तारीख के बाद परेशान होते हैं कि उनका बिल आना है, और जो मुंतखब हुकूमत होती है या जो सियासी लोग होते हैं ना, उन पर यह प्रेशर होता है कि हम आवाम को जवाब दें। परवेज साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये बात की कि जी आपको पता है कि बिजली, तो उन्होंने कहा कि मेरे से ज़्यादा किसी को एहसास नहीं होना चाहिए। बात यह है कि मैं भी कल अपने प्रोग्राम में यही बात कह रहा था कि इस वक्त सिर्फ बिजली की कीमतें इशू नहीं है, असल जो इशू है जो इन्हें देखना चाहिए वो ये जो ओवर बिलिंग हो रही है, ये बहुत खौफनाक अमल है। ये क्या है कि जब गवर्नमेंट कहती है कि आप एक स्लैब 200 यूनिट वज़ीर दाखिला ने कहा, और 82 करोड़ यूनिट की बात की आज से 1.5 माह पहले मोहसिन नकवी साहब ने। जी। मेरा ये क्वेश्चन है गवर्नमेंट से कि वो जो जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान के गरीब अवाम पर अरबों का बोझ आया, क्या उसके सरतेबाब के लिए भी कुछ हुआ? ये 1.5 माह पहले तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा, 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग की और उनका लबो लहजा बड़ा शदीद था कि ये ओवर बिलिंग कैसे हो रही है। ये इतना खतरनाक अमल है कि इसका लोड पड़ चुका हुआ लोगों पे, और आप तो शायद नहीं जानते, मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की है, जब आप 200 से अगली स्लैब में 201 पे चले जाते हैं ना, तो 6 माह तक आप वापस नहीं आ सकते, वो आप पे लोड, और वो जो बिल 3000 का है वो 9000 पे चला गया। मुझे आप ये बताएं कि जो बंदा 30-40 हज़ार या 50 हज़ार रुपया कमा रहा है, और अगर उसका बिल 15 से 20 हज़ार रुपये आएगा, वो खाएगा क्या, कमाएगा क्या, लगाएगा क्या, और बिजली के बिल नहीं देगा। देखें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, हम समझते हैं, हम वो लोग हैं जो हमेशा ये समझते हैं कि हमारी सहाफत सियासत के साथ मुंसलिक है जी, और जमहूरियत मजबूत वहाँ पर होती है जहाँ पर जमहूरियत डिलीवर करती नजर आए। और मरियम नवाज साहिबा के वालिद मोहतरम का दौर मुझे याद है कि 1998 में बिजली का बुरान आया था, बिजली की कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन उस वक्त कोई किसी चीज़ की कीमत इंडिया के मुकाबले में हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं थी, हमारे बिजली की कीमत भी कम थे, हमारा रुपया भी उनसे ज़्यादा तगड़ा था। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को जब पता चला कि ये तपश आ रही है आवाम पे, तो उन्होंने 30% जो कीमतें लेस कर दी हैं। आज सिर्फ बिजली, गैस और पेट्रोलियम की तपश किसी पे नहीं आ रही, तो वो माशरे का वो खुशहाल तबका है, वो पाकिस्तान की अशराफिया है या पाकिस्तान का हुक्मरान टोला है जो खुद बिल नहीं देता। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो बड़े टची हैं इंसानी हवाले से, उनको इस सूरत हाल का नोटिस लेके फौरी इक़दाम करने चाहिए। आप देखें कि पहले तो ये घराने कितने होंगे, और जब आप ओवर बिलिंग करेंगे तो उन बेचारों के लिए तो अपने घर का चूल्हा गर्म रखना भी मुश्किल होगा। लिहाजा मॉनिटरिंग ज़्यादा ज़रूरी है, और इस मॉनिटरिंग के नताइज जल्द सामने आने चाहिए, सोलर पैनल की तकसीम होनी चाहिए, और अगले 2-3 माह के अंदर अगर सोलर पैनल की तकसीम होती है तो शायद लोगों को रिलीफ मिल सके। लेकिन ये अरसा जो है, अगर ये इक़दाम नतीजा खेज ना हुए तो फिर लोगों के अंदर रद्द-ए-अमल होगा। और मैं एक और बात आपको बताता चलूँ, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के बयानात उठा के देख लें, कोई 200 यूनिट फ्री दे रहा था, कोई 300 यूनिट फ्री दे रहा था। अब इलेक्शन हुए 4 माह हो चुके हैं, और बिजली के बिल लोगों की ज़िंदगी जीर्ण किए हुए हैं। ये इक़दाम बर वक्त होंगे तो नतीजा खेज होंगे। मैं फिर ये कहता हूँ कि जिस घर के अंदर बिजली का बिल जा रहा है वहाँ सुकून नहीं है, और लोगों को सुकून फराहम करने के लिए पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को संजीदगी से इक़दाम करना चाहिए और ख़ुद इस सारे अमल को मॉनिटर करना। बिल्कुल ठीक, इस तरीके से देखना चाहिए। लेकिन परवेज़ बशीर साहब, ओवरऑल अगर हम पंजाब हुकूमत के हवाले से जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो सस्ती रोटी स्कीम हम देखते हैं, 12 से 14 रुपये में रोटी मिल रही है, पैनिक बटन्स, फील्ड हॉस्पिटल, पंजाब और KPK का, क्योंकि अगर मवाजना ही कर लिया जाए तो 20 किलो आटे का थैला, 20 किलो आटा जो है यहाँ पंजाब में 1800 का मिल रहा है, और KPK में 2200 से भी ज़ायद। तो कारकर्दगी की बुनियाद पे जो है वो गुफ्तगू करनी चाहिए। आप KPK से मुकाबला करते हैं, मैं उस्मान बुज़दार से भी मुकाबला करता हूँ। नहीं, उस्मान बुज़दार से तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता। वो तो पंजाब के साथ कोई एक इंतकाम का मामला, वो इंतकाम, ये बिजली की जो कीमतों के बारे में, बिजली के बिलों के बारे में, ये मेरा ख्याल है कि सही बात की है इन्होंने जी। और हुकूमत को मेरा ख्याल है कि एहसास भी हो गया है, जो मुख्तलिफ मंसूबों का जिक्र वो कर रहे हैं, सोलर पैनल का जिक्र कर रहे हैं,
तो आपने पंजाब की बात की है जी। तो पंजाब में मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज साहिबा ने वाकई नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। ठीक। वो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किए हैं और बहुत प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ बहुत काम किया। उनको जितना मर्जी अप्रिशिएट करें कम है। ठीक। उन्होंने आवाम के लिए काम किया है जो नज़र भी आ रहा है। जो नज़र भी आ रहा है। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक। ये फील्ड अस्पताल बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। फील्ड हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, कैंसर हॉस्पिटल भी जी, वो वलेंशिया में अद्वियात जो देते हैं, जो फ्री मेडिसिन जो अस्पतालों में, और दूसरे कैंसर के जो मरीज हैं उनको देते हैं। वो खुद भी चली गई जी, पब्लिक में चली जाती हैं। ठीक। वो इससे बड़ी बात मियां नवाज शरीफ साहब की वही आदत जो है जी, मियां साहब भी घुल मिल जाते हैं पब्लिक वो में। झलक है उनमें। हाँ, उनकी झलक पूरी है और पूरी गाइडेंस मिलती है उनको, पूरी गाइडेंस मिलती है। जब वो फील्ड में होती हैं तो वो उनसे टेलीफोन पे रब्ता भी रखते हैं, वो पूछते भी रहते हैं और जो चीज़ें उन्होंने बतानी होती हैं वो उनको बताते भी हैं। सही। सलमान गनी साहब, इसमें थोड़ा सा इजाफा मैं करूं। देखें, नवाज शरीफ साहब को हम काम करते देखा करते थे। आज से कोई चंद हफ्ते पहले वो चीफ मिनिस्टर हाउस लाहौर आए थे जी, और वो जब भी बात करते हैं तो वो बात लोगों की करते हैं। 21 अक्टूबर को पिछले साल जब वो मीनार पाकिस्तान पे आए थे, आपको याद है? बिल्कुल। कि उनके हाथ में क्या था? जी, बिजली का बिल। जी, ठीक है। उन्होंने बिल लहराते हुए कहा था कि बिजली आवाम की दस्तरस में होनी चाहिए। और चंद हफ्ते पहले जब वो चीफ मिनिस्टर हाउस आए थे, उन्होंने एक और फिक्रा कहा था कि आप मुझे कब तक IMF बताएंगे, लोगों को रिलीफ मिलनी चाहिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्रा मैं हमेशा उनका याद रखता हूँ कि उन्होंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को मुखातब करके कहा था कि हुकूमतें देने के लिए होती हैं, लेने के लिए नहीं होती। जब तक ये एहसास हुकूमतों के अंदर नहीं पैदा होगा कि जमहूरी हुकूमतें देने के लिए हैं, आवाम से लेने के लिए नहीं, पाकिस्तान के अंदर सियासत और जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। और मैं समझता हूँ, जैसे कहा गया, इसमें कोई शक नहीं कि मरियम नवाज साहिबा में एक कायदाना सलाहियत भी है, जुर्रत भी है, बेबाकी भी है। मुश्किल सूरत हाल से उनका उन्होंने मुकाबला भी किया है। लेकिन आज पाकिस्तान के अवाम मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। वो पाकिस्तान के अवाम को इस मुश्किल सूरत हाल से निजात में क्या रोल अदा करेंगी, इस पर खुदा भी खुश होगा और मखलूक खुदा भी खुश होगी। लिहाजा जब तक हुकूमत की पॉलिसियों का रुख आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा, जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। पाकिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था और पाकिस्तान की बका, सलामती और मजबूती का इन्हिसार भी पाकिस्तान के अंदर मजबूत जमहूरियत में है। और मजबूत जमहूरियत हमेशा खुशहाल अवाम के साथ मुंसलिक होती है। लिहाजा मुंतखब हुकूमतें जो हैं, सूबों की हों या मरकज़ की हो, उनकी पॉलिसीज़ का महवर आम आदमी होना चाहिए। ये पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का जरिया भी बनेगा और पाकिस्तान आगे की। सलमान गनी साहब, आज के दिन का पैगाम भी दे दें। दरअसल आज के दिन का इससे अच्छा पैगाम क्या होगा कि पाकिस्तान की हुकूमतों को डिलीवर करते नजर आना चाहिए और आम आदमी की सूरत हाल को पेश नज़र रख के वो इकदाम करेंगे तो यकीनन उससे अवाम भी मुतमिन होंगे और पाकिस्तान में इस्तेहकाम भी आएगा। परवेज़ बशीर साहब, आज के दिन का पैगाम दे दें सर। बस यही है कि अज़म होना चाहिए मुकम्मल और इस्तेहकाम पूरा होना चाहिए पाकिस्तान में। अज़म और इस्तेहकाम का जो मेल जो तालमेल होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सफर पाकिस्तान को पाकिस्तान के मकासद की तकमील तक ले। ये इस बात के बाद मेरे अल्फाज बोलना बनते नहीं है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत अल्फाज जो है वो सलमान गनी साहब और परवेज़ बशीर साहब आपने कहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब आपका और बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ बशीर साहब का। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज बिल्कुल यकीनन कहे कि अज़म और इस्तेहकाम ये दोनों ही बड़े ज़रूरी हैं। और हम पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से जब बात करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी बने, सबसे पहले पाकिस्तान अपनी सोच में रखना चाहिए। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।